सुबह की रोशनी में एक जगह चमक रही होती है, ग्रेस फील्ड हाउस। बाहर से एक अनाथालय पर अंदर से एक सपनों का झूठा महल। एपिसोड की शुरुआत में हमें छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं जो कि एक लाइन में लगे हुए हैं खाना खाने के लिए। प्लेट में टोस्ट और मुंह में मक्खन। इतना ध्यान से क्या सुन रहा है ढक्कन। इन शिफ्ट होता है और हमें मामा एलिजाबेल देखने को मिलती है जिसको हम मॉमी एलिजाबेल कहेंगे। मॉमी एलिजाबेल हर एक बच्चों से प्यार से मिल रही होती है जैसे हर एक माँ अपने बच्चों से मिलती है, पर ये वाली मॉमी कुछ ज्यादा ही स्वीट है जैसे कि शुगर मॉमी। उसके बाद हमें एक 11 साल की लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम एमा होता है। एमा चलती फिरती पावर बैंक की दुकान अपने फेवरेट स्टफ टॉय रैबिट को देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। अपने फेवरेट रैबिट को देखने के बाद वो बोलती है कि आज का टेस्ट काफी मजेदार होने वाला है ना नॉर्मन। तभी हमें नॉर्मन देखने को मिलता है जो कि शक्ल से डाइन बट दिमाग से आइंस्टाइन होता है। कहता है हाँ जरूर। तभी हमें रे देखने को मिलता है जो कि एक खिड़की के पास खड़ा होके अपनी नोटबुक के बीच में कुछ लिख रहा होता है। शायद ये कोई प्लान बना रहा है कि लड़कियों को किंडर जॉय देके कैसे इम्प्रेस करूं। नेक्स्ट सीन अटारी में होता है जहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे के साथ पकड़न पकड़ाई खेल रहे होते हैं। तभी हमारी एमा जोर से चिल्लाती है, पकड़ लिया साड़ू पकड़। हमारा सीन अब कॉनी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है। कॉनी बहुत ही ज्यादा शर्मीले स्वभाव की लड़की है। कॉनी अपनी छोटी सी प्यारी सी आवाज में सहमे सहमे बोलती है कि आज मुझे गोद लिया जाने वाला है। जब ये बात एमा सुनती है तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड को अडॉप्ट किया जा रहा है। तभी हमारी एमा कॉनी को याद दिलाती है कि अपने खिलौनों को बिल्कुल भी मत भूलना। कॉनी अपना सिर हिलाती है और मुस्कुराते हुए गेट के पार चली जाती है। अब कुछ समय के बाद एमा जब गेट की तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहां पर कॉनी का रैबिट पड़ा हुआ है। इसको देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये वाला बनी उसको काफी ज्यादा प्यारा था। एमा नॉर्मन से कहती है कि नॉर्मन ये देखो वो अपना बनी यहीं पर छोड़ गई। नॉर्मन को लगता है कि वो अपना बनी जानबूझ के छोड़ के गई होगी, बट एमा इसके ऊपर एग्री नहीं करती। इसके बाद दोनों पुपली बंदर बन के फेंस के दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो दोनों पहाड़ी के दूसरी साइड जाते हैं जहाँ पर एक शिपिंग बॉक्स पड़ा होता है। एमा वो बॉक्स का ढक्कन खोलती है और ढक्कन खोलते ही उसकी सांसें सूख जाती हैं क्योंकि उसमें पड़ी होती है कॉनी की लाश। इसको देखने के बाद दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और हमारा नॉर्मन हमारी एमा को बोलता है जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों भागते हैं और वापस से अनाथाश्रम में आ जाते हैं। अंदर घुसते ही एमा डाइनिंग हॉल में जाती है और चिल्लाती है कि एमा मर चुकी है। तभी सभी बच्चे शांत हो जाते हैं और अपना खाना छोड़ देते हैं। तेज कदमों से हमारी मॉमी एलिजाबेल वहां पर आ जाती है और एमा को गले लगा के बोलती है कि एमा शांत हो जाओ। एमा पीछे हटती है और उसकी आंखों के बीच में काफी ज्यादा आंसू होते हैं। ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड मर चुकी है और वो गुस्से में मॉमी एलिजाबेल को बोलती है कि आपने हमसे झूठ बोला। तभी हमारा आइंस्टाइन नॉर्मन वहां पे आता है और हमारी एमा का हाथ पकड़ता है। वो उसको एक साइड पे लेके जाता है, बल्कि वो ये बोलता है कि ये सब कुछ हमको रे को बताना होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है रे की तरफ जो कि खिड़की के नीचे खड़ा होता है। हमारा नॉर्मन उसको आवाज लगाता है और बोलता है रे जल्दी ऊपर आओ। अब हमें अटारी का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर ये तीनों दोस्त आमने सामने बैठे होते हैं। एमा पूरा किस्सा एक्सप्लेन करती है और आगे बोलती है कि वो उसको डीमंस के लिए शिप कर रहे थे। तभी हमारा री बोलता है कि ये एक अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक फार्म है। तभी हमारा नॉर्मन एक बहुत ही जीनियस चीज करता है और कॉनी का बनी बाहर निकालता है। जब ये दोनों फैंस के पार गए थे तभी हमारे नॉर्मन ने वहां से हमारी कॉनी का बनी भी उठा लिया था। तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारा नॉर्मन कॉनी के बनी को फाड़ देता है जिसके बीच में से एक ट्रैकर निकलता है। इस ट्रैकर को देख के हमारी एमा सब कुछ खुद ही समझ जाती है और बोलती है क्या हमारी मॉमी एलिजाबेल हम सभी को देख रही है। तभी हमारा रे भी बोलता है कि हमें यहाँ से भागने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान चाहिए। सीन हमारा फिर से मॉमी एलिजाबेल की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अपनी खिड़की से बाहर सभी को देख रही होती है। उसकी आंखों के बीच में कुछ और ही चल रहा होता है। ये बच्चे को प्यार नहीं बल्कि एक गेम के जैसे देख रही होती है। सीन हमारा फेड होता है और हमें सामने देखने को मिलता है द प्रॉमिस नेवरलैंड और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो। अब एपिसोड 2 शुरू हो जाता है और एपिसोड 2 की शुरुआत में हमारी एमा चिल्लाती है कि नॉर्मन सभी से पूछताछ करो। वहीं पे हमारा नॉर्मन सर हिलाता है और हाउस के 5 सबसे बड़े बच्चों को इकट्ठा कर लेता है।
जिसमें होते हैं डॉन, गिल्डा। उसके बाद हमारा नॉर्मन एक ट्रैकर लेता है और उसको एक टॉय के बीच में छुपा देता है। अब हमारा नॉर्मन उसी टॉय को एक टेबल के नीचे सरका देता है और उन्हीं 5 बच्चों से बोलता है कि जो भी इस टॉय को उठाएगा वही स्पाई होगा। अब इन सभी को रियलाइज हो चुका है कि कॉनी के मरने की वजह कोई और नहीं बल्कि इन्हीं में से कोई है। अब इन सभी को समझ आ चुका है कि कॉनी के मरने की वजह कोई और नहीं बल्कि एक स्पाई है। इसी हाउस में ही कोई है जो कि इन सभी की खबरें किसी को दे रहा है। उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और एक बच्चा उस टॉय को उठा लेता है। तभी हमारी एमा वहां आ जाती है और बोलती है डॉन। अब डॉन का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो हकला के बोलता है कि मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। एमा जो कि डिसअपॉइंट है वो बोलती है कि हमें अब सभी की मदद चाहिए। अब हमारा सीन नॉर्मन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि हार्वेस्ट के रूल समझ रहा होता है। यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब है अडॉप्शन, मतलब कि बच्चों को भेज के मारना। हमारा नॉर्मन समझता है कि 6 साल से छोटे बच्चों को सबसे पहले भेजा जाता है और जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनकी पहली उम्र 12 साल की जाती है और उसके बाद उनको भेजा जाता है। तभी हमारा रे भी सीरियसली बोलता है कि तुम सभी को यहाँ से जल्द भागना होगा। अब हमें न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम सिस्टर क्रॉनी होता है, जो कि यहाँ पे मॉमी एलिजाबेथ की हेल्प करने के लिए आई होती है। एक्चुअली सिस्टर क्रॉनी एक इंटर्न के जैसे है जो कि बाद में एक ऑर्फनेज की मॉमी बनेंगी। तो वो यहाँ पे हमारी मॉमी एलिजाबेथ से ट्रेनिंग या फिर उसकी हेल्प करने के लिए आई है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हमें नॉर्मन देखने को मिलता है जो कि एमा को एक साइड पे लेके जाता है। हमारा नॉर्मन हमारी एमा को बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 12 साल तक का वेट है एंड करंटली इन दोनों की एज 11 साल है, मतलब कि इनके पास सिर्फ 1 साल है। इसके बाद इन दोनों को भी मरने के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद हमारी एमा काफ़ी डरी हुई है, वो बोलती है कि नॉर्मन अभी भागते हैं हम। तभी हमारा रे बीच में इंटरप्ट करता है और हमारी एमा को समझाता है कि सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद हमें कोई भागने का प्लान बनाना चाहिए। एमा इस पे एग्री करती है और हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी मॉमी एलिजाबेथ अपने ऑफिस में बैठी हुई होती हैं और वो वहाँ पे टेस्ट पेपर्स चेक कर रही होती हैं। उसके बाद हमें उसके फेस का क्लोजअप देखने को मिलता है जहाँ पर हमारी मॉमी एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रही होती है और वो बोलती है कि कल एक और बच्चा भेजा जाएगा। मूविंग टू एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक सीक्रेट मीटिंग से। अब हमारी एमा, नॉर्मन और रे ऑफिशियली डिसाइड कर लेते हैं कि वो भागेंगे, बट यही सवाल होता है कि वो कहाँ भागेंगे, कब भागेंगे और कैसे भागेंगे। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हमारा नॉर्मन एक टर्म को एक्सप्लेन करता है जो कि होती है दिफारी। ये वाली टर्म हमारे नॉर्मन ने मॉमी एलिजाबेथ और क्रॉनी के मुंह से सुनी थी। बीइंग अ सुपर जीनियस हमारा नॉर्मन इसका मतलब पता लगा लेता है और हमारा नॉर्मन हमारी एमा और रे को बताता है कि इसका मतलब एक एक्टिविटी से रिलेटेड है जो कि होता है बच्चों को हार्वेस्ट करना। मतलब कि जो लोग डीमंस की पूजा करते हैं उन्हीं के बीच में ये वाला वर्ड एक इवेंट को हिंट करता है जो कि होता है बच्चों को हार्वेस्ट करना। ये वाला जो इवेंट्स होता है ये बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार होता है और इसी साल में बच्चे की बलि दी जाती है। इसीलिए हमें हर साल मॉमी एलिजाबेथ देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस होती है इस इवेंट के दौरान। और हमारी मॉमी एलिजाबेथ यही चाहती है कि सभी कुछ जो है वो परफेक्टली हो। अब हमारा सीन चेंज होता है सिस्टर क्रॉनी की तरफ और हमें क्रॉनी के असली इंटेंशंस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में हमारी जो क्रॉनी होती है वो चाहती है कि हमारी मामा एलिजाबेथ फेल हो जाए ताकि उसके फेल होने के बाद डीमंस उसको मार दें और उसकी जगह पे हमारे सिस्टर क्रॉनी को मामा क्रॉनी बना दिया जाए। सीरीज के बीच में हमें देखने को मिलता है हमारी एमा, नॉर्मन और रे ये पता लगा लेते हैं कि हमारी सिस्टर क्रॉनी क्या चाहती है और वो कैसे कैसे मॉमी एलिजाबेथ को हटाना चाहती है। तभी हमें ये भी पता लगता है कि हमारी मॉमी एलिजाबेथ कुछ भी नहीं है हमारी सिस्टर क्रॉनी के सामने, क्योंकि हमारी सिस्टर क्रॉनी मॉमी एलिजाबेथ से भी ज़्यादा साइको और ऑब्सेस्ड है। अब हमें ऑर्फनेज की और भी बातें पता लगती है, जैसे कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको नए बच्चे जो कि छोटे होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से ट्रेन करना होता है, जैसे कि रस्सी चढ़ना, टैग्स के लिए और हर एक फील्ड के बीच में। सो इट्स लाइक
ओल्डर सिबलिंग्स आर ट्रेनिंग देयर यंगर वंस। आगे हमें एपिसोड 3 में बाहर की दुनिया की और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हमें 2 डीमंस देखने को मिलते हैं जो कि मिलते हैं श्लियोहोटी में, और वो इसी बारे के बीच में बात कर रहे होते हैं कि कौन सी डेट को ये वाला इवेंट होगा। अब हमारा सीन क्रॉनी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एमा को एक साइड पे लेके जाती है और बोलती है कि तुम काफ़ी अलग लग रही हो। अब हमें पता लगता है कि हमारी सिस्टर क्रॉनी को भी थोड़ी सी भनक लग चुकी है कि हमारी एमा, नॉर्मन और रे कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। तभी हमारी एमा हमारी सिस्टर क्रॉनी को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, और हमारी सिस्टर क्रॉनी बोलती है एलिजाबेथ को हराने के लिए। इससे वो ये इंडिकेट करती है कि उसको एमा, नॉर्मन और रे के बारे में कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है। बट हमारी एमा हमारी क्रॉनी को बोलती है तो क्या तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। इसी के बीच में हमें देखने को मिलता है कि सिस्टर क्रॉनी अपनी गर्दन काफ़ी अजीब तरीके से टेढ़ी करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। उसके बाद हमारी एमा कुछ बच्चों को कुछ कलर कोड्स बोलते हुए सुनती है। उसके बाद हमारी एमा उनके पास जाके पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारा डॉन रिप्लाई करता है कि हम ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी एमा उनको बोलती है कि तुम ये सब कुछ मुझे भी सिखाओ। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्लैक बोर्ड देखने को मिलता है जहाँ पर फार्म का एक ओवरऑल स्केच बना हुआ होता है। अब हमारा नॉर्मन इसको एनालाइज करता है और बोलता है कि फार्म की वॉल्स जो हैं वो 50 मीटर टॉल हैं। हमारी एमा सरप्राइज बोलती है तो क्या अब हम सभी लोग रस्सी चढ़ेंगे। दैट मीन हमारी एमा, नॉर्मन और रे अपना प्लान जो है वो अच्छे से बना रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारी सिस्टर क्रॉनी की तरफ जो कि एक परछाई को रिपोर्ट करती है। मतलब वो एक परछाई के पास जाती है जिसको वो कुछ ग्रैंड माँ जैसे बोलती हैं, और वो उस ग्रैंड माँ को बोलती है कि वो तीनों कुछ प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक गहरी आवाज़ सुनने को मिलती है जो कि हमारी क्रॉनी को बोलती है उनको कंट्रोल करो, और हमारी क्रॉनी एक क्रीपी सी स्माइल देके बोलती है कि हो जाएगा। अब हमें एपिसोड का फाइनल सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमारी एमा एक पिलर के साथ खड़ी होती है और वो बोलती है कि हमें सभी बच्चों को बचाना होगा। नॉर्मन जो कि कंफ्यूज है वो बोलता है कि क्या ये सब कुछ हम कर भी पाएंगे, और दूसरी तरफ हमारा रे काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है और वो बोलता है कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। और एपिसोड 3 भी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ से होती है जहाँ पर हमारी एमा, नॉर्मन और रे उस गद्दार को पकड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉनी की मौत हुई थी। इस गद्दार को पकड़ना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गद्दार सारी इन्फॉर्मेशन मॉमी एलिजाबेथ को देता है, जैसे कि बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये सभी लोग एस्केप नहीं कर पाएंगे जब तक ये गद्दार नहीं पकड़ा जाता। अभी तक हमारी मॉमी एलिजाबेथ, सिस्टर क्रॉनी और सभी को ये भनक लग चुकी है कि बच्चे कुछ ना कुछ तो प्लान बना रहे हैं। अब हमारा नॉर्मन बोलता है कि हम सभी बच्चों को अलग अलग जगह बताएंगे टूल्स को छुपाने के लिए, जैसे कि पॉइंट A, B, C, D और सभी जगह पर हम कुछ कुछ टूल्स रख देंगे, और जिसने मॉमी एलिजाबेथ को बताया और जहाँ के टूल्स गायब होंगे वही होगा असली गद्दार। सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है हमारे नॉर्मन ने 3 डिफरेंट लोकेशन चूज़ की थी और उन तीनों जगह पर उसने कुछ कुछ टूल्स छुपा दिए थे। अब ये तीनों लोकेशंस डॉन, गिल्डा और रे को बताता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारा नॉर्मन अगले दिन सभी लोकेशंस को चेक करता है और जब वो आखिरी लोकेशन पे जाता है जहाँ पर एक रोप टंगी हुई थी दीवार के पास जहाँ से वो एस्केप करेंगे, तब उसको देखने को मिलता है कि रस्सी वहाँ से गायब थी। हमारा नॉर्मन काफ़ी ज़्यादा निराश होता है और वो बोलता है कि ये लोकेशन तो सिर्फ एक ही आदमी को पता थी। अब हमें देखने को मिलता है कि हमारा नॉर्मन हमारे रे के पास पहुंच जाता है। उसके बाद हमारा नॉर्मन बोलता है कि रे तुमने वो रस्सी वहां से क्यों हटा दी। हमारा रे हमारे नॉर्मन को रिप्लाई देता है कि हाँ मैं ही खबरी हूँ पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तभी एमा और बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और हमारी रे की ये सारी बातें सुन लेते हैं। एमा काफ़ी ज़्यादा निराश होती है क्योंकि उसके रे के साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और हमारी एमा निराश होकर हमारे रे से इसके बारे में पूछती है और हमारा रे आगे बताता है कि वो ये काम सालों से हमारी मॉमा एलिजाबेथ के लिए कर रहा है
अब हमें ये भी पता लगता है कि हमारे रे ने ये सब कुछ इसीलिए किया था ताकि वो खुद जिंदा रह सके। और आगे रे ये भी बोलता है कि अगर हम सभी यहाँ से भाग ही रहे हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमारा नॉर्मन जो कि हमारे रे के ऊपर अब अच्छे से विश्वास नहीं कर पा रहा है, वो हमारे रे को बोलता है कि अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब हमारा रे नॉर्मन को बोलता है कि अब से वो मॉमी एलिजाबेथ को झूठी खबरें देगा, जिससे कि मॉमी एलिजाबेथ को लगेगा कि ये सभी बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे। इससे तुम्हें प्लान बनाने का और उसको एग्जीक्यूट करने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। अब हमारी एमा जो कि हमारे रे के साथ एग्री करती है, वो उसको वार्निंग देती है कि अब से मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और हमें सिस्टर क्रॉनी देखने को मिलती है जो कि हॉलवे के बाहर ही खड़ी होती है। वो ये सब कुछ सुन लेती है और बोलती है कि अच्छा ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, और वे क्रीपी सी स्माइल देती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हमें डॉन और किल्डा देखने को मिलते हैं। अब हमें देखने को मिलता है कि हमारे डॉन और किल्डा हमारे मामा एलिजाबेथ के सीक्रेट रूम की चाबी को चुरा लेते हैं। उन दोनों को वहाँ पे अंदर एक लॉक्ड कैबिनेट मिलता है जहाँ पर सभी बच्चों के टॉयज और हिडन ट्रैकर्स होते हैं। वहीं पे उनको कॉनी का रैबिट भी मिलता है और वो दोनों को समझ आ जाता है कि कॉनी सच में मर चुकी है और एमा 100% सच बोल रही थी। एपिसोड 4 के लास्ट में हमें फिर से मॉमी एलिजाबेथ देखने को मिलती है जो कि हंस रही होती है और बोलती है कि जल्दी ही एक और बच्चा फिर से शिप करेंगे। और एपिसोड 5 शुरू हो जाता है और एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें रे और नॉर्मन देखने को मिलते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में होते हैं। हमारा रे हमारे नॉर्मन को बोलता है कि मैं उसको ऐसे ही झूठी खबरें देता रहूँगा। तभी हमारा नॉर्मन हमारे रे को वार्न करता है कि अगर हमारी मॉमी एलिजाबेथ को पता लग गया कि तुम उसको झूठी खबरें दे रहे हो तो तुम भी मारे जाओगे। सीन शिफ्ट होता है हमारी एमा की तरफ जो कि छोटे बच्चों को रोप की ड्रिल सिखा रही होती है, मतलब कि उनको रस्सी चढ़ना सिखा रही होती है। हमें डॉन और किल्डा भी देखने को मिलते हैं जो कि सामान और रस्सी को संभालने का काम कर रहे होते हैं। वहीं पे हमारी एमा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही होती है और बोलती है कि डरना मना है, बस रस्सी चढ़ते रहो। तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारी सिस्टर क्रॉनी वहाँ पर आ जाती है और सभी बच्चों से काफ़ी फ्रेंडली वे से मिल रही होती है। वो सभी बच्चों से बात करती है और बोलती है कि सभी बच्चों को तो खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो जाते जाते वो नॉर्मन के पैर के पास एक छोटी सी स्लिप फेंक जाती है। कुछ देर बाद हमारा नॉर्मन उस पर्ची को खोलता है जिसके ऊपर एक लोकेशन होती है और लिखा होता है कि सिस्टर क्रॉनी उससे मिलना चाहती है। वो ये वाली बात हमारे रे और एमा को भी बताता है और उसी रात वो तीनों लोग सिस्टर क्रॉनी से सीक्रेटली उसी जगह पर मिलते हैं। हमारी सिस्टर क्रॉनी उन तीनों को समझाती है कि मॉमी एलिजाबेथ अमर नहीं है और वो मतलब कि सिस्टर क्रॉनी उसकी जगह लेना चाहती है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी क्रॉनी को इनके प्लान के बारे में पता लग चुका है। आगे हमारी एमा हमारी सिस्टर क्रॉनी को बोलती है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करें। तभी हमारी सिस्टर क्रॉनी उनको इंश्योर करती है और बोलती है कि उसको पता है कि ट्रैकर्स को कैसे बंद करना है, क्योंकि अगर ये भाग भी जाते हैं तो वो उनको ट्रैक करके इनको फिर से पकड़ सकते हैं। अब हमारी सिस्टर क्रॉनी एक डायग्राम बाहर निकालती है जहाँ पर वो बताती है कि हर बच्चे के कान के पीछे एक चिप लगी हुई है। इसके बीच में अगर तुम वायर को कट कर दोगे तो तुम्हारी मॉनिटरिंग खत्म हो जाएगी। हमें फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें सिस्टर क्रॉनी की स्टोरी बताई जाती है और ये स्टोरी हमारी सिस्टर क्रॉनी इन तीनों बच्चों को सुना रही होती है। इस स्टोरी के बीच में सिस्टर क्रॉनी बोलती है कि वो भी एक ऑर्फन थी और इसी तरीके के एक ऑर्फनेज हाउस में पैदा हुई थी। एक दिन उसको ग्रैंडमदर मिलती है जो कि हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिली थी और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए मेरी सेवा करोगी। हमारी सिस्टर क्रॉनी बोलती है कि बचने के लिए मैं उनसे एग्री कर जाती हूँ। फ्लैशबैक सीन एंड होता है और हमें देखने को मिलता है हमारी एमा नॉर्मन और रे प्राइवेट बात कर रहे होते हैं जहाँ पर हमारा नॉर्मन कहता है अगर सिस्टर क्रॉनी ने हमारी हेल्प की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बट अगर उसने हमें धोखा दिया तो सबसे पहला वार हम करेंगे। अब हमारी एमा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है। वेल वी आर फाइनली हाफ वे थ्रू सीजन 1 की स्टोरी यहाँ पे आधी ख़त्म हो जाती है एंड एपिसोड 6 शुरू हो जाता है।
एपिसोड शुरू होता है डॉन और गिल्डा के साथ, जहाँ पर वो फिर से सीक्रेट रूम में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हमें उन दोनों की कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि उनको लग रहा था कि एमा झूठ बोल रही है और कॉनी की मौत किसी और कारण के लिए हुई है। बट जैसे ही उनको पता लगता है कि मॉमी एलिजाबेथ ही इन सभी के पीछे है, तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं और हमारी गिल्डा हमारे डॉन को बोलती है कि मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकती थी कि मॉमी एलिजाबेथ जो कि इतनी अच्छी हैं वो एक मॉन्स्टर है। अब हमारा सीन नॉर्मन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो सिस्टर क्रॉनी की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। सबसे पहले वो रे को ये सभी जिम्मेदारी देते हैं झूठी खबर फैलाने के लिए, और हमारा रे जो होता है वो सिस्टर क्रॉनी को बोलता है कि बच्चे एक फेक एस्केप रूट से यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। वो उस रूट को देखते हैं और उनको देखने को मिलता है कि यहाँ पे सब कुछ सेफ है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता। हमारे नॉर्मन का प्लान यही था कि हमारा रे जो है वो झूठी खबर हमारी सिस्टर क्रॉनी को देगा, और अगर सिस्टर क्रॉनी उनके खिलाफ होगी तो वो ये वाली एस्केप की खबर मॉमी एलिजाबेथ को देती, और मॉमी एलिजाबेथ वहाँ पर ज़रूर शो होती, जिससे कि इन्हें पता लग जाता कि अब हमारा सीन हॉलवे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें सिस्टर क्रॉनी देखने को मिलती है, जहाँ पर वो सभी बच्चों से मिलती हैं, जिसमें डॉन, गिल्डा, एमा, रे, नॉर्मन सभी होते हैं। वो इन सभी को कुछ दिखाना चाहती हैं, इसलिए वो उन सभी को अपने रूम में लेके जाती हैं, जहाँ पर उन सभी को एक स्टैश देखने को मिलता है। वो स्टैश किसी और चीज़ का नहीं बल्कि नोटबुक्स, एस्केप मैप्स और कई और सारी चीज़ों का होता है, और इसको किसी विलियम नाम के बंदे ने साइन किया होता है। हमारी एमा एक लेटर पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है फाइंड द ट्रूथ। तभी हमारी सिस्टर क्रॉनी बोलती है कि ये विलियम बाहर है और उसने ये सभी कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा है। तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारा डॉन एक और चीज़ ढूंढता है कि बुक के स्पाइन के ऊपर कोई मॉर्स कोड जैसा कुछ होता है। गिल्डा उसको डिकोड करती है और पहला कोड होता है रन, उसके आगे लिखा होता है डेंजर और लास्ट में लिखा होता है ट्रुथ एस्केप। अब हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें सिस्टर क्रॉनी और मॉमी एलिजाबेथ की एक कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है। हमारी मॉमी एलिजाबेथ काफ़ी ठंडी आवाज़ में बोलती है कि सिस्टर क्रॉनी तुम्हारा एम्बिशियस तुम्हें खतरनाक बना रहा है। तभी हमारी सिस्टर क्रॉनी एक काफ़ी खतरनाक सा रिप्लाई देती है, जिसको सुनने के बाद हमारी मॉमी एलिजाबेथ हमारी सिस्टर क्रॉनी को बोलती है कि कल सुबह तक तुम यहाँ से निकल जाओगी। बट इसको सुनने के बाद भी हमारी सिस्टर क्रॉनी बिल्कुल भी घबराती नहीं है, और हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी सिस्टर क्रॉनी अपने पास्ट की ट्रेनिंग डेज को याद कर रही होती है, जहाँ पर एक टीचर चिल्लाती है एक ऊपर आएगा बाकी सभी खाना बन जाएंगे। तभी हमारी सिस्टर क्रॉनी अपने कानों को बंद करती है ताकि उसके कानों में गूंज रही आवाज़ बंद हो सके। वो अपने फिर से टेडी बियर को पकड़ती है और बोलती है कि मुझे जिंदा रहना है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमारी मॉमी एलिजाबेथ हेडक्वार्टर पे एक रिक्वेस्ट भेजती है कि इसको जल्दी से यहाँ से निकालो। कुछ देर बाद वहाँ से अप्रूवल का साइन भी आ जाता है, और हमारी सिस्टर क्रॉनी को जब वो अप्रूवल का लेटर मिलता है तो वो खुश हो जाती है और बोलती है वाह नई पोस्टिंग। तभी हमें देखने को मिलता है हमारी सिस्टर क्रॉनी ऑर्फनेज से सभी सामान पैक करती है और गेट से बाहर निकल जाती है। फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बट ये खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। बाहर निकलते ही को एक अजीब सी आहट सुनने को मिलती है, और हमें देखने को मिलता है कि हमारी सिस्टर क्रॉनी के ऊपर भी अटैक हो चुका है। हमारी सिस्टर क्रॉनी मन में बोलती है धोखा, और वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद हमारी सिस्टर क्रॉनी ये भी सोचती है कि मैं तो उनमें से कभी भी एक नहीं थी, और वो धीरे से बोलती है भाग जाओ बच्चों भाग जाओ। अब हमें ऑर्फनेज के बीच का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारी एमा और नॉर्मन बात कर रहे होते हैं, और हमारी एमा जो कि खिड़की से बाहर देखती है वो बोलती है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वहीं पे हमारा नॉर्मन हमारी एमा को बोलता है तो हम आज रात को ही मूव करते हैं, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 6 भी एंड हो जाता है।
वेल लेट्स मूव ऑन टू द एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है और हमें हाउस के अंदर एमा और नॉर्मन अपना फाइनल प्लान डिस्कस करते हुए देखने को मिलते हैं। हमारा नॉर्मन बोलता है कि अगले हफ्ते एक और शिपमेंट जाएगी और उससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो एक और बच्चा मारा जाएगा। वहीं पे हमारी एमा हमारे नॉर्मन को बताती है कि रे एक डिस्ट्रैक्शन बना रहा है। वेल अब हमारा सीन चेंज होता है और हमें रे देखने को मिलता है जो कि एक फायर प्लेस मतलब कि एक चिमनी टाइप की जगह के सामने बैठा हुआ होता है। उसके हाथ में एक पुराना लैंप होता है जिसको वो खोल रहा होता है। वो उसके सारे पार्ट्स को अलग कर लेता है और हमारा रे बोलता है कि पुराने कपड़े, कर्टन्स, फ्लेमेबल ऑयल्स और ये सूखी लड़की बहुत ही जल्दी आग पकड़ेंगे। तभी हमारी एमा वहाँ पर आ जाती है और हमारे रे को बोलती है कि तुम इसमें मरने का प्लान तो नहीं बना रहे, बट हमारा रे इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वेल रे के मुंह के ऊपर चुप्पी सुनने के बाद हमारी एमा भी सीरियस हो जाती है और हमारे रे को बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही। अगेन हमारा सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि सभी बच्चों को हमारे क्रॉनी के रूम के बीच में एक नोट मिलता है। वेल नोट के साथ साथ उनको हाउस का डिटेल लेआउट, इमरजेंसी एग्जिट और माइंड रिवर बुक के साथ कुछ कोडेड लिस्ट होती है। वेल हमारा डॉन जो कि मॉर्स कोड पढ़ सकता है वो बोलता है इसमें लिखा हुआ है यूज द नंबर, फ्लिप द बुक, यूज द लाइब्रेरी। हमारा नॉर्मन बोलता है कि क्रॉनी ने सच में हमारी मदद करने की कोशिश की थी। वेल टू दिस पॉइंट अब इन सभी बच्चों को पता लग चुका है कि हमारी सिस्टर क्रॉनी को भी यहाँ से भेज दिया गया है, बट इनको ये नहीं पता कि एक्चुअली में सिस्टर क्रॉनी मर चुकी हैं। तभी हमें एमा देखने को मिलती है जो कि एक सीक्रेट मीटिंग बुलाती है जिसके बीच में वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाती है जिसके ऊपर उसको पूरा भरोसा होता है। हमारी एमा कहती है कि डॉन और गिल्डा तुम बच्चों का ध्यान रखना, रे फायर लगाएगा और मैं और नॉर्मन। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है हमारी नॉर्मन और एमा वॉल के ऊपर चढ़ते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। हमारी एमा देखती है कि वॉल के पार एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसको जंप नहीं किया जा सकता। हमारी एमा जो कि अब शौक है वो नॉर्मन को बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी ब्रिज नहीं है। टू दिस पॉइंट अब हमारे नॉर्मन को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं होता और उनके प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक ब्रिज होना ज़रूरी था। अब हमारा नॉर्मन हमारी एमा को बोलता है कि अब हमें खुद को ही ब्रिज बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमें उड़ना सीखना होगा। वेल अब हमारे एमा और नॉर्मन वापस हाउस में आ जाते हैं और सभी बच्चों को अपना प्लान बताते हैं, जहाँ पे हमारा नॉर्मन सभी को एक्सप्लेन करता है कि हमारी रे की शिपमेंट फेक होगी और वो वहाँ पे आग लगा देगा जिससे कि पूरे हाउस में आग फैल जाएगी। तभी जब हमारी मम्मी एलिजाबेथ आग को बुझाने के लिए जाएगी और वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होगी तो हम सभी बच्चे दीवार के ऊपर चढ़ के दूसरी साइड चले जाएंगे। वेल अब हमें फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमारी मम्मी एलिजाबेथ अपने ऑफिस में बैठी होती है, जहाँ पे उसको हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है कि नॉर्मन की शिपमेंट तैयार करो। तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे नॉर्मन ने अपने सभी टेस्ट में एक परफेक्ट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया होता है, जिसको देख के हमारी मम्मी एलिजाबेथ भी बोलती है एक परफेक्ट स्कोर, एक परफेक्ट प्रोडक्ट। वेल अगले ही सीन में हमारा नॉर्मन जो होता है वो बोलता है कि अगर इस प्लान के दौरान मेरी जान चली जाती है तो तुम्हें सभी को लीड करना होगा। तभी एमा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और हमारा एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। वेल अभी एपिसोड नंबर 8 शुरू हो जाता है और एपिसोड 8 शुरू होता है एक बहुत ही खतरनाक सीन से, जहाँ पे हमारी मम्मी एलिजाबेथ सभी बच्चों को हॉल में इकट्ठा करती है और हमारी मम्मी एलिजाबेथ ये अनाउंस करती है कि नॉर्मन अब तुम्हारी बारी है, किसी ने तुमको पसंद कर लिया है और तुमको अडॉप्ट करने वाले हैं। वेल अब हमारे मास्टरमाइंड नॉर्मन की शिपमेंट सुनने के बाद हमारी एमा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं और हमारा रे भी खड़ा होकर अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से दबा लेता है। पर दूसरी तरफ ये शिपमेंट सुन के हमारे नॉर्मन के चेहरे के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आता है और वो ठंडी सी आवाज़ में बोलता है ठीक है। वेल नॉर्मन का ये ठंडा रिप्लाई सुनने के बाद हमारी एमा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाती है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी एमा हॉल का रास्ता ब्लॉक कर देती है जिससे कि एलिजाबेथ वहाँ आ ना सके। एलिजाबेथ इसको देख के काफ़ी चिढ़ जाती है और एमा को धक्का मारती है, जिसके बीच में हमारी एमा की टांग टूट जाती है। वेल अब हमारी मम्मी एलिजाबेथ हमारे नॉर्मन को कहती है चलो नॉर्मन चुपचाप, और हमारा नॉर्मन जो कि अब थोड़ा सा शौक में है बिना कुछ बोले हमारी मम्मी एलिजाबेथ के पीछे पीछे चलने लगता है।
उसके बाद हमारे डॉन और रे हमारी एमा को उसके बिस्तर के पास लेके जाते हैं और हमारी एमा बोलती है कि हम नॉर्मन को नहीं बचा पाएंगे। तभी वहाँ खड़ी गिल्डा हमारे एमा को बोलती है कि हमें अब बाकी बच्चों को बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्मन देखने को मिलता है जो कि दरवाजे के पास चला जाता है। तभी हमारी मम्मी एलिजाबेथ हमारे नॉर्मन को बोलती है कि तुम एक एक्सेप्शनल बच्चे थे। तभी हमारा नॉर्मन भी रिप्लाई करता है कि हाँ, मुझे ये बात पता है। तभी वहाँ का गेट भी खुल जाता है और हमारा नॉर्मन गेट के पार जाता है, इधर उधर थोड़ा सा देखता है और वो बोलता है इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो वाई बट नॉर्मन के चेहरे के ऊपर भी यहाँ पे एक स्माइल थी। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। तभी हमें एक गेट खुलता हुआ देखने को मिलता है और थोड़ी देर बाद वो गेट बंद हो जाता है। अब हमें एमा के पर्सपेक्टिव से एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पर हमारी एमा नॉर्मन के आखिरी शब्द याद कर रही होती है, जहाँ पे हमारा नॉर्मन हमारी एमा को बोलता है कि तुम मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जिंदा रहोगी। अब हमें देखने को मिलता है हमारी मम्मी एलिजाबेथ हमारे एमा के रूम में आ जाती हैं और वो एमा को एक काफ़ी अच्छी डील देती है। मम्मी एलिजाबेथ हमारी एमा को बोलती है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट मॉमी भी बना दूंगी। बट इसको सैविज तरीके से रिजेक्ट करते हुए हमारी एमा बोलती है कि तुमने मेरी फैमिली को मार दिया है, मैं इससे बेहतर मरना पसंद करूंगी। एलिजाबेथ वहाँ रूम से निकल जाती है। उसके चेहरे के ऊपर ना ही कोई गुस्सा होता है, ना ही कोई घमंड, ना ही कोई निराशा। अब हमें एमा और रे की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर हमारा रे हमारी एमा को बोलता है कि ये मेरे पास सिर्फ एक और दिन बचा है, उसके बाद मेरी भी शिपमेंट आ जाएगी। अब हमारी एमा काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है नॉर्मन के मरने के बाद, और जब उसको पता लगता है कि अब हमारे रे की बारी है तो वो और भी ज़्यादा वीक हो जाती है। तभी हमारी एमा हमारे रे को बोलती है कि ये तुम कभी भी होने नहीं दोगे, और हमारा एपिसोड नंबर 8 भी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। मूविंग ऑन टू एपिसोड नंबर 9। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है रात में, जहाँ पे हमारे रे का कल बर्थडे आने वाला है, मतलब कि हमारा रे अब 12 साल का होने वाला है, जिसका मतलब अब उसकी शिपमेंट आने वाली है। तभी हमारा रे हमारी एमा को बोलता है कि मुझे रोकना मत, और हमारी एमा हमारे रे को बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो। रे बहुत ही ठंडी आवाज़ में बोलता है कि मैं खुद को ही आग लगाने वाला हूँ, और हमारी एमा बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। हमारी एमा हमारे रे को बोलती है कि तुम आज नहीं मरोगे, और वो एक चाकू से अपने कान को काट देती है और वहीं पे फेंक देती है। हमारा रे रिप्लाई देता है कि क्या तुम पागल हो, बट हमारी एमा बोलती है कि अब मम्मी मुझे ट्रैक नहीं कर पाएगी, उसको लगेगा मैं इसी कमरे में हूँ। वहीं पे हमारा रे एक स्मार्ट मूव करता है, वो भी अपना ट्रैकर वहीं पे फेंकता है और वहाँ पे आग लग जाती है। तभी वहाँ पे प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, जहाँ पर हमारे गिल्डा और डॉन सभी बच्चों को लेके वॉल की तरफ जाते हैं। वहाँ पे फायर अलार्म बजता है, जहाँ पे हमारी मम्मी एलिजाबेथ रे की रूम की तरफ भागती है और वहाँ पे दरवाज़ा लॉक होने के कारण वो दरवाजे को तोड़ती है। तभी जब वो दरवाजे के अंदर जाती है तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे एमा और रे खिड़की से कूद के वहाँ से भाग चुके हैं और उनके ट्रैकर जो हैं वो वहीं पर पड़े हुए हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा नॉर्मन हमारी एमा और रे को सजेस्ट करता है कि अगर तुम अपने ट्रैकर्स ऐसे ही रूम में छोड़ के रूम को लॉक कर दोगे और खिड़की से बाहर भाग जाओगे तो मम्मी एलिजाबेथ को लगेगा कि तुम रूम के अंदर ही हो, और वो वहाँ पे थोड़ी देर और बिजी रहेगी और तुम खिड़की से कूद के वहाँ से भाग सकते हो। तभी हमें देखने को मिलता है हमारी एमा बाकी बच्चों को दीवार पे चढ़ने में मदद करती है। माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। हाउस के बीच में आग लग चुकी है, सभी बच्चे दीवार के ऊपर है, अंधेरी रात है। हमारी एमा जो अब आखिरी के बीच में बची हुई है वो वॉल के ऊपर चढ़ रही होती है, बट तभी हमारी मम्मी एलिजाबेथ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और हमारी एमा को दीवार चढ़ते हुए देख लेती है। वो हमारी एमा को बोलती है वहीं पर रुको, पर हमारी एमा जब नीचे देखती है कि मम्मी एलिजाबेथ वहाँ पर खड़ी हुई है तो वो हमारी मम्मी को बोलती है कि तुम हार चुकी हो। अब लास्ट रोप जिसके ऊपर एमा चढ़ रही होती है वो भी ऊपर खींच ली जाती है। अब पूरा का पूरा हाउस खाली है, उसके बीच में आग लग चुकी है। हमारी जो एलिजाबेथ है वो वहीं पर खड़ी होके आसमान में तारे गिन रही होती है और वो फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेती है।
वेल रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू गाइस मस्ट हैव सम डाउट पहले कि उन्होंने ब्रिज बनाया कि नहीं उन्होंने यहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने एक ईजियर मेथड जिप लाइन के थ्रू एस्केप करने का प्लान बनाया था जो कि ऑलरेडी वहीं पर थी। एंड टॉकिंग अबाउट दी ट्रैकर्स, तो हमारे एमा और रे ने जानबूझ के अपने ट्रैकर्स जो है वो वहीं पे छोड़े थे। वो उसको डीएक्टिवेट कर सकते थे, बट हमारी जो मॉमी एलिजाबेथ है उसको तभी पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वो उनको पकड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने ट्रैकर उस रूम में छोड़े और सभी बच्चों के ट्रैकर दीवार पे चढ़ने के बाद ऑफ कर दिए थे। बस सीज़न 1 ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। आपको कैसा लगा ये रिकैप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फालतू की बकवास नहीं, सीधे ही सीज़न 2 में मिलते हैं। टिल देन ऑसम ब्लॉसम।